हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। अब ये जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स चैप्टर का हार्ट माना जाता है, क्योंकि अगर हमें ये टॉपिक में अच्छे से समझ आ जाती है तो हम इसके अपकमिंग जो टॉपिक्स है जैसे कि हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन फिनोमिना वो बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव के साथ साथ हम इंटरफेरेंस के बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या, और अंत में एक न्यूमेरिकल ले लेंगे जिससे करके ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी क्या। तो वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब हमने एक कलर की लाइट ली है, लाइट में से क्या निकलेगा, कुछ वेव निकलेगा, एसएचएम करता करता आगे जाएगा। वो वेव सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट पी पे जाएगा। दूसरे एक कलर की लाइट ली है, उसमें से कुछ वेव निकलेगा, वो भी पॉइंट पी पे जाएगा। तीसरे कलर की लाइट ली है, वो भी उसमें से भी कुछ वेव निकलेगा, वो भी पॉइंट पी पे जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट पी होगा वो सोच में पड़ जाएगा क्या कि ये जो कलर की जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ y2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ y3 है। जो एसएचएम करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट y1, y2 और y3 है। तो ये जो पॉइंट है वो सोचेगा, ये पॉइंट मीडियम में होगा, वो सोचेगा कि मैं अब कौन से डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करूं, कौन से डिस्प्लेसमेंट के साथ ऑसिलेट करूं, y1 के साथ करूं, y2 के साथ करूं या y3 के साथ करूं। तो ऐसे केस में जब दो या उससे ज्यादा वेव्स एक पॉइंट पे आते हैं, एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज्ड होते हैं, तब हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव का यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है, ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे और इसके डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे। तो सारे जो वेव्स है उनके डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे और वेक्टोरियली ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट पी का नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसे हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं। तो वही बोर्ड पे लिखा है, देख लेते हैं कि व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, दो या दो से ज्यादा वेव कोई एक मीडियम में से ट्रैवल हो रहे हैं, पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट P। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट ऑन दैट पॉइंट। हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉइंट पे ऑन दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। किसका वेक्टर सम, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, वेक्टर सम, SUM, एडिशन, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। हर एक वेव का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉइंट पे, उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, जो हमें क्या बता देगा, ये पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट बता देगा। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्या है ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो उसके लिए यहाँ पे एक कलर की लाइट ऐसे जा रही है, दूसरी कलर की लाइट ऐसे जा रही है, पॉइंट पी पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब ये कलर की लाइट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट 3 का है, तो ये पॉइंट पी को वो 3 के डिस्प्लेसमेंट से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये कलर की जो लाइट है उसका डिस्प्लेसमेंट 7 का है, तो ये 7 के डिस्प्लेसमेंट से उठ रहा है वेव। ये देख रहे हो ग्रीन लाइट ऊपर उठ रही है, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रहा है, तो 7 के डिस्प्लेसमेंट से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो पॉइंट पी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा मैं कि 7 से ऊपर जाऊं या 3 से नीचे जाऊं। यानी जब सुपरपोजिशन होगा तब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट y2। तो कैसे ऐड करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन में है तो प्लस मान लिया 7, वेक्टोरियली ऐड करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है, वर्ड अभी हमने यूज किया था, वेक्टर सम लेना है। तो वेक्टोरियली ऐड करना है, नीचे की डायरेक्शन माइनस ले लेंगे, तो 7 प्लस -3 कितना हो जाएगा, 4 का डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी क्या, कि ये जो सुपरपोजिशन हुआ वेव का, उसके जो फिजिकल इंपैक्ट आए, वो फिजिकल इंपैक्ट को हम बोल देंगे इंटरफेरेंस। फिजिकल इंपैक्ट कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट पे
क्या होगा, यहाँ पे इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इसका फिजिकल इंपैक्ट, सुपरपोजिशन का फिजिकल इंपैक्ट हुआ, असर आई एम्पलीट्यूड में। दूसरा कौन सा फिजिकल इंपैक्ट आ सकता है, इंटेंसिटी लाइट की कुछ बदल जाएगी। यहाँ पे कुछ लाइट का एम्पलीट्यूड आया, यहाँ पे कुछ लाइट का एम्पलीट्यूड आया, तो ये जो पार्टिकल पी है यहाँ पे इसका कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी है तो यहाँ पे अलग इंटेंसिटी आएगी, कुछ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी। तो फिजिकल इंपैक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन का एम्पलीट्यूड इसका कुछ आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ रिजल्टेंट आएगी। तो इंटरफेरेंस यानी क्या देख लेते हैं, द फिजिकल इंपैक्ट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। जो भी फिजिकल इंपैक्ट आएगा ये पॉइंट पे जहां पे दो या दो से ज्यादा वेव आ रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, वहां पे जो फिजिकल इंपैक्ट आएगा जैसे कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिजल्टेंट, उसको क्या बोल देंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोल देंगे। अब ये टॉपिक तो हमने कैसे समझा कि डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से नीचे जा रहा है, ये इसको 7 से ऊपर ले जा रहा है, तो रिजल्टेंट 7 - 3 कर देंगे। लेकिन लाइट के जो वेव है वो दिखते तो है नहीं हमको, तो ये सब ऊपर 7 नीचे 3 ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तो वो एक जनरल केस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स लाइट का S1 है, यहाँ पे एक सोर्स लाइट का S2 है। ठीक है, अब ये S1 में से कुछ लाइट के वेव निकल रहे हैं, पॉइंट P तक पहुंचे, ये S2 में से कुछ लाइट के वेव निकल रहे हैं, पॉइंट P2 तक पहुंचे। S1 में से जो लाइट का वेव है वो P पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए कितना पाथ उसने कवर किया, पाथ डिस्टेंस कितना रहा, x1, और यहां से यहां पहुंचने में कितना ये वेव ने पाथ कवर किया, x2 जितना पाथ कवर किया। अब ये जो सोर्स S1 है उसमें से जो डिस्प्लेसमेंट है लाइट का वो कितना है, y1 माना है हमने, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx। ये प्रोग्रेसिव वेव में हम ये इक्वेशन देख चुके हैं। ठीक है, a1 क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, और इसमें से जो वेव निकल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। यहाँ पे a2 लिख लिया क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हमने चेंज करके रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि ये जब लाइट, ये वाली जब डिस्प्लेसमेंट वाली लाइट ये पॉइंट P पे आएगी तो क्या होगा, x की जगह x1 आ जाएगा। क्यों, कुछ पाथ इसने कवर किया है, पाथ डिस्टेंस है तो x1 आ गया, और ये लाइट जब यहाँ पे x2 डिस्टेंस कवर करके आएगी तो ये x की जगह कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, फेज, अगर याद हो तो ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इनिशियली दोनों के फेज कैसे हैं, सेम है, इसका भी ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका भी ओमेगा टी प्लस के एक्स है। ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, यहाँ पे फेज कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। यानी कि यहाँ पे क्या आ चुका है, अब फेज डिफरेंस आ चुका है। पहले फेज डिफरेंस कितना था, ओमेगा टी प्लस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स फेज डिफरेंस 0 था या फेज सेम था। यहाँ पे पाथ डिफरेंस आया, इसके कारण फेज डिफरेंस आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस किसके कारण आया है, पाथ अलग अलग है, इसके कारण फेज डिफरेंस आया है। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर इंपोज हुआ, यानी यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस हुआ है। इंटरफेरेंस का हमने इक्वेशन क्या देखा था, y नेट इज इक्वल्स टू क्या था, y1 प्लस y2, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो वही बात यहाँ पे लिखी है, y नेट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 का इक्वेशन हमारे पास a1 प्लस साइन ओमेगा टी यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो पूरा इक्वेशन लिख लिया, प्लस ये वाला पूरा इक्वेशन लिख लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट P का। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो क्या करेगा, वो करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है, यानी पॉइंट P जो है अब कॉम्बिनेशन करेगा ऑफ SHM, यानी इसका भी SHM करेगा, इसका भी SHM करेगा, जो नेट होगा उसका कॉम्बिनेशन ऑफ SHM यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसका SHM प्लस इसका SHM, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, SHM का कॉम्बिनेशन। सो पॉइंट P क्या करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM करेगा। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि इनिशियली तो कोई फेज डिफरेंस था नहीं, दोनों के फेज सेम थे, लेकिन यहां तक आते आते फेज डिफरेंस कुछ मिलेगा, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है। तो फेज डिफरेंस क्यों आया, अभी हमने देखा पाथ अलग अलग थे, इसलिए पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आया। अगर ये पॉइंट बीच में कहीं होता यहां कहां पे, तो ये x1 और ये x2 बराबर x2 बोल देते तो फेज डिफरेंस आता नहीं,
ठीक है। पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आता नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो फेज डिफरेंस भी नहीं आता। लेकिन हमें पता है यहाँ से ये पॉइंट दूर है, यहाँ से ये पॉइंट पास में है, तो पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस आया, इसलिए फेज डिफरेंस आया। फेज डिफरेंस कितना आया वो देख लेते हैं। तो फेज को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस या फेज को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा फाई से भी आप रिप्रेजेंट करते हो। फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि इसका फेज माइनस इसका फेज, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, माइनस साइन को अंदर भेजते हैं तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन आ जाएगा, प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा के एक्स टू माइनस एक्स वन, के को कॉमन निकाल दिया, एक्स टू माइनस एक्स वन। के क्या होता है? वेव नंबर, जिसका वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा होता है वेव लेंथ, तो के की जगह 2 पाई बाय लैम्बडा लिख लिया और एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह डेल्टा एक्स लिख लिया। तो ये वाला जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये वाले इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस आया किसकी वजह से आया? पाथ डिफरेंस की वजह से। अगर पाथ डिफरेंस जीरो होता, यानी कि बीच में पॉइंट होता, ये दोनों सेम होते पाथ, तो डेल्टा एक्स जीरो होता, डेल्टा एक्स जीरो होता तो पाथ डिफरेंस जीरो हो जाता। इन शॉर्ट क्या याद रखना है? फेज डिफरेंस क्यों आता है? पाथ डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं कि जो हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, इंटरफेरेंस क्या होता है? जो सुपरपोजिशन होता है वो पॉइंट पे उसके कुछ फिजिकल इंपैक्ट आते हैं। कुछ फिजिकल इंपैक्ट यानी क्या? उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, इंटरफेरेंस उसे ही तो बोलते हैं हम। तो यहाँ पे वही लिखा है एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कुछ रिजल्टन आने वाली है, दो से ज्यादा वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे और उसके कुछ फिजिकल इंपैक्ट आएंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। तो कितनी होगी एम्पलीट्यूड, कितना होगा इंटेंसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो देख लिया हमने, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड भी तो कुछ होंगे रिजल्टेंट, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे कितना इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये सिंपल सा इक्वेशन है, क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या देखा होगा आपने कि सपोज ये एक वेक्टर f1 है, ये वेक्टर f2 है, इसका रिजल्टेंट ऐसे कुछ जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते थे याद हो तो, एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जहां पे थीटा जो होता था दो वेक्टर के बीच का एंगल होता था। उसी तरीके से रिजल्टेंट का हमने एम्पलीट्यूड फाइंड किया है सेम इक्वेशन से। ठीक, अब यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है यार वो तो हमें पता लग गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो पता लगाते हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा लाइट की इंटेंसिटी, दो लाइट के वेव निकल रहे हैं, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के के रख दिया हमने, कांस्टेंट रख दिया, यानी आई का इक्वेशन क्या आ गया? के ए स्क्वायर। ये तो इंटेंसिटी की बात हुई, हमें तो ये पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है वो फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो यही एम्पलीट्यूड का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर, ए वन ए टू की वैल्यू इंटेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये इक्वेशन तो हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे ये जो सोर्स लाइट है उसका इंटेंसिटी किसके बराबर होगा? के ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे S1 है तो I1 लिख लिया, के तो कांस्टेंट है, इसका एम्पलीट्यूड A1 के बराबर, A1 स्क्वायर तो हो गया, और इसका कितना होगा? I2 का के ए स्क्वायर के बराबर, तो एम्पलीट्यूड A2 ले लिया हमने। हमें चाहिए क्या? हमें ए आर का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से ठीक है, हमें चाहिए क्या? ए आर का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे जब इंसिडेंट होगा तब इसका इंटेंसिटी कितना होगा? के ए स्क्वायर, तो आई आर इज इक्वल टू के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? ए आर का स्क्वायर, तो ए आर के स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ए आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे? आई आर बाय के। ठीक है, ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ए वन स्क्वायर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई वन बाई के लिख लेंगे, तो आई वन बाई के ये भी आ गया। ए टू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए टू स्क्वायर, ये ए टू स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई टू बाई के, तो ये आई टू बाई के। शायद से बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, बाद में टू एज इट इज लिख लिया। ए वन की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए वन अगर लिखा तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आई वन बाई के, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आई वन बाई के, और ए टू की जगह अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आई टू बाई के cos फाइव एज इट इज। अब यहां से
के, और यहाँ सबसे के कॉमन निकाल देंगे। कॉमन यहाँ से कैसे निकलेगा, ये रूट के यानी 1/k हो जाएगा। तो ये के सारे के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, आई आर इज इक्वल टू अंडरस्क्वायर ऑफ I1 प्लस I2 टू अंडरस्क्वायर ऑफ I1 I2 cos फाई। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी हमें याद रखना है। तो अगर इतनी बात अच्छे समझ में आ गई हो तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। बस हमें क्या याद रखना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये इक्वेशन होता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये वाला इक्वेशन होता है। तो अब चले जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। डिफरेंस भी हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या, तो कंस्ट्रक्टिव यानी क्या, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इंटरफेरेंस यानी क्या, दो वेव एक पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, दो से ज्यादा वेव एक पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तब सुपरपोजिशन हुआ, तब उसके फिजिकल इंपैक्ट में क्या असर आई, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हुई। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव यानी कंस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रक्ट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर पॉइंट पे, तो क्या होगा, वो पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, हमें ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जब दो वेव आएंगे एक पॉइंट पे, डिस्ट्रक्शन होगा यानी क्या होगा, उस वहां पे हमें एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलेगा, इंटेंसिटी लाइट की मिनिमम मिलेगी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब वो पॉइंट पे हमें डार्क स्पॉट दिखेगा या डार्क फ्रिंज दिखेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पे जो अभी हमने देखा, उस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम होगी तभी तो पॉइंट पी पे हमें ब्राइटनेस दिखेगी, ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्ट करना, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए हमें, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो मैक्सिमम कब होगा, अभी हमने इक्वेशन देखा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, cos फाई पे डिपेंड करता है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। यानी कि अगर cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मैक्सिमम है तो हम क्या बोल देंगे, तो ये आई आर और ए आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम कब होगा, ए आर और आई आर, जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो। cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो cos फाई का अगर वैल्यू 1 है तब जाके ए आर और आई आर कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो बस वो जो इक्वेशन हमने देखा था उसमें cos फाई का वैल्यू कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। इक्वेशन क्या था, ए आर स्क्वायर इज ए वन स्क्वायर प्लस 2 a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई कितना लिया हमने, 1 लिया, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए तो ये 1 ले लिया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या होता है इक्वेशन, a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड से निकाल दिया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2। यानी कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ऐड होगा, दोनों एम्पलीट्यूड लाइट के ऐड हो जाएंगे और एक ब्राइट स्पॉट बना देंगे। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो ए आर और आई आर मिनिमम होना चाहिए। कब मिनिमम होगा, वो cos फाई पे डिपेंड करता है। cos का वैल्यू मिनिमम कितना होता है, -1, तो वही लिखा है, cos का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए -1। बस यही इक्वेशन में हम रख देंगे। ये इक्वेशन में cos का वैल्यू कितना, -1, तो -1 रखा हमने, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो वही लिखा है a1 प्लस a2 माइनस 2a1 a2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यस। तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अभी किसका इक्वेशन हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसका क्या आता है इक्वेशन, a माइनस b होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाया, ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब दो लाइट आएगी तो दोनों के एम्पलीट्यूड कैसे हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, डार्क स्पॉट दिखेगा हमें, डार्कनेस दिखेगा हमें, किसमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अब बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस की। तो कौन से फेज डिफरेंस पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कौन से फेज डिफरेंस पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो उसके लिए अब भी हमने देखा cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 होना चाहिए। cos का वैल्यू 1 कब होता है, तो cos का वैल्यू 1 होता है 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं फाई जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के बराबर है, जहां पे n क्या है, 0 1 2 3। कैसे, n की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई 0, n की जगह 1 रखेंगे तो अब फाई आ जाएगा 2 पाई, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 पाई। ठीक है, शायद से बात समझ में आ गई होगी। तो फेज डिफरेंस जब 2n पाई जितना हो
2n पाई जितना हो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। फेज डिफरेंस यानी क्या, सिंपल सी बात है कि दो सांप है, दो सांप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, फेज डिफरेंस 0 है, दो सांप ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई जितना, ये सारी बात इंपॉर्टेंट है YDSC समझने में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझने में। तो फेज डिफरेंस जब 2n पाई होगा तब क्या होगा, 2n पाई होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो पॉइंट पे क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो फाई का वैल्यू कॉस फाई कैसा होना चाहिए, मिनिमम -1। -1 कब होता है, कॉस पाई पे होता है, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे, 9 पाई पे एंड सो ऑन। तो इसमें से हम लिख सकते हैं 2n - 1 इंटू पाई, जहां पे n बराबर 1 2 3 है, 0 नहीं है, 1 2 3 है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे n बराबर 1 रखो, यहाँ पे n बराबर 1 रखो तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी पाई आंसर आ जाएगा। n बराबर 2 रखो, 2 2 4 -1 3 पाई, n बराबर 3 रखो, 2 3 6 -1 5 पाई आ जाएगा, ठीक है। यानी जब फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई के बराबर हो तब हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है। अभी हमने देख लिया फेज डिफरेंस कितना होने पर डार्क स्पॉट मिलेगा, फेज डिफरेंस कितना होने पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो हमने एक इक्वेशन देखा था अभी, ये जो फेज डिफरेंस है किस पे डिपेंड करता है, पार्ट डिफरेंस पे। ये वाला इक्वेशन याद हो तो अब भी हम देख चुके हैं, कौन सा था, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, बस वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। यहाँ से हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए, पार्ट डिफरेंस को सब्जेक्ट बनाया तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई हो गया। फाई का वैल्यू अभी हमने देखा है कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई रख दो, 2 पाई कैंसिल तो कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा, जहां पे n का वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें कब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, कब हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस होगा 0 या फिर 1 या 1 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा या फिर 4 लैम्डा, तब हमें क्या मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, उसमें कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए तब जाके हमें वो पॉइंट पे डार्क स्पॉट मिले। तो उसके लिए वापस से यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बनाया है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई का वैल्यू हमने ढूंढा था 2n - 1 पाई रख दिया, पाई से पाई कैंसिल तो लैम्डा बाई 2 है 2n - 1, जहां पे n क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस कितना होगा तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। n की जगह 1 रखो, 1 रखेंगे n की जगह तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। n की जगह 2 रखो, 2 2 4 -1 यानी 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। n की जगह 3 रखो तो 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, यानी पार्ट डिफरेंस जब इतना होगा तब हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हमें डार्कनेस मिल जाएगा। और यहाँ पे 0 पे, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, ये सारे पार्ट डिफरेंस पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलने वाले हैं। सो आई होप ये दोनों चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब ये चीज क्लियर है तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। तो यहाँ पे लिखा है इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है, यानी एम्पलीट्यूड, दो अलग अलग लाइट के एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है एंड इंटेंसिटी भी सेम है, I1 बराबर I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी ढूंढनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, बस तो पहला ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हम देख चुके हैं, क्या कौन सा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन A1² + A2² + 2A1 A2 cos phi, ठीक है। इसके अंदर क्या रखेंगे, A1 बराबर A, A2 बराबर A रख देंगे तो ये A² 2AA cos phi आ जाएगा, ये 2A² आ जाएगा, ये 2A² cos phi, 2A² कॉमन निकाल देंगे दोनों में से तो आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 1 + cos phi, 1 + cos थीटा का इक्वेशन क्या होता है 2 cos² थीटा बाई 2, तो 1 + cos phi का क्या इक्वेशन आएगा 2 cos² phi बाई 2, ये 2 2 4 4A² cos² phi बाई 2, ये क्या मिल गया हमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया, ठीक है। ये हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया। अब यहां से आप AR भी ढूंढ सकते हो 2A cos phi करके भी, लेकिन ये हमें एक फाइनल आंसर मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तो मिल गया हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड कब मिलता है, जब cos phi कितना होगा 1 होगा। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब cos phi मैक्सिमम होगा 1 होगा। cos 1 कब होता है, cos का वैल्यू 1 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला उसमें phi का वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4A², phi की जगह 0 रखेंगे, क्यों,
क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जब होगा cos फाई तभी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, और cos फाई मैक्सिमम का वैल्यू 1 होता है। cos फाई 1 कब होता है? 0 डिग्री पे होता है। तो 0/2 रखा तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो 4a स्क्वायर आ गया, तो a max स्क्वायर हटा दिया 2a, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हमने क्या देखा था? याद हो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हमने क्या देखा था? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? दोनों ऐड होते हैं, a1 प्लस a2, दोनों एम्पलीट्यूड अगर बराबर है तो a प्लस a 2a हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं हाँ बात सही है, 2a हो गया, a प्लस a। ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है मिनिमम। अगर मिनिमम जानना है, हमें मिनिमम जानना है तो उसके लिए क्या करेंगे? वापस से ये इक्वेशन में ही बात करेंगे हम। मिनिमम के लिए cos फाई का वैल्यू कैसा होना चाहिए? मिनिमम के लिए cos फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कितना होता है? -1। -1 कब आता है cos का वैल्यू? पाई पे। तो ये जो इक्वेशन है उसमें फाई की जगह पाई रख देंगे, तो यहाँ पे पाई आ गया। पाई/2 cos पाई/2 कितना होता है? 0 होता है। तो पूरा टर्म 0, यानी ये 0। ठीक है, यानी इन शॉर्ट a माइनस a किया वहां, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या था डिस्ट्रक्टिव में? a1 माइनस a2, या वो दिया क्या है? a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a माइनस a, तो 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बात सही है कि यहाँ पे a माइनस a आया, यानी 0 हो गया। डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें मिल चुका है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे चले जाते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? हमें क्या ढूंढना है दूसरे पार्ट में? हाँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ढूंढनी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन देख चुके हैं, बस वही लिखो। यहाँ पे लिखा है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos फाई। ठीक है, अब ये देखे क्या रखा है? I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I, यानी I1 की जगह I, I2 की जगह I, ये I आ गया cos फाई, ये I प्लस I2I आ गया। ये रूट में क्या आ जाएगा? I स्क्वायर। ये रूट में आई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये रूट को कैसे हटाएंगे? आई स्क्वायर का पूरे का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अब 2i कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos फाई, वापस से 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये इसका इक्वेशन ये रहा। ठीक है, तो ये 2 to 4 4i cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये क्या आ गया हमारा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया। मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी IR किस पे डिपेंड करता है? AR किस पे डिपेंड करता है? दोनों ही cos फाई पे डिपेंड करते हैं। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब cos फाई 1 होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, और cos फाई का वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होता है? 0 एंगल पे होता है। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए हमें, तो फाई की जगह क्या रख देंगे? 0 डिग्री, 0/2, ये कितना हो जाएगा? cos 0 कितना होता है? 1 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? cos 0 1 होता है, आंसर कितना आ जाएगा? 4i आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अब मिनिमम ढूंढना है तो cos फाई मिनिमम होना चाहिए, -1 होना चाहिए। मिनिमम के लिए माइनस होना चाहिए। माइनस क्या वैल्यू कब आएगा? cos का पाई पे आएगा। बस, तो ये इक्वेशन में फाई की जगह पाई रख दो, तो यहाँ पे ये सेम इक्वेशन लिखा है, ये वाला सेम इक्वेशन लिखा है। पाई की जगह फाई की जगह पाई रखा है, तो पाई/2 cos पाई/2 कितना होता है? 0। cos पाई/2 0 होता है, तो ये 0 लिखा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सो आई होप सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम YDSE पढ़ेंगे। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।